दोस्तों, आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़ जाइए। क्योंकि प्राचीन इतिहास की हमने इससे पहले हर एक टॉपिक्स को कवर कर दिया है। आज मगध साम्राज्य का टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो है प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए प्राचीन इतिहास की नई सीरीज़ में, तो उसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य में क्या क्या विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करेंगे, देखते हैं। तो देखिए, मगध साम्राज्य समय के साथ मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों का शासन था: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का शासन हो गया। माना जाता है कि मगध साम्राज्य 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक 4 महाजनपद मगध, कौशल, अवंती और वत्स सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे। अंत में मगध विजयी हुआ और राज का दर्जा प्राप्त किया। यह प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो यही मगध मारेंगे। ठीक है, अच्छा, मगध साम्राज्य का संस्थापक जो है बृहद्रथ था। मगध जो आधुनिक बिहार है, ये क्या बोलते हैं उसको, गया और पटना वगैरह का क्षेत्र जो है वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वो मुख्य केंद्र था पटना, और गया क्षेत्र जो है मुख्य केंद्र था मगध साम्राज्य का। तो देखते हैं मगध के उदय के क्या कारण थे। मगध के उदय के कारण कुल 4 थे, जैसे भौगोलिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक। ठीक है, ये सब कारक थे। तो उसको बारी बारी से हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमने इसमें जो भी कवर किया है अच्छे से किया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम में। मैं वादा करता हूँ पूरी सीरीज जब ख़त्म हो जाएगी तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंशियल महसूस करेंगे। तो देखिए, मगध के उदय के कारण भौगोलिक कारण में क्या क्या है। भौगोलिक कारण में देख लीजिए, मगध गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्सों पर स्थित था। यह पश्चिम और पूर्वी भारत के बीच मुख्य भूमि मार्ग पर स्थित था। क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी थी, पर्याप्त बारिश भी हुई। मगध तीनों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। गंगा, सोन और चंपा ने इस क्षेत्र को दुश्मनों के लिए अवैध बना दिया। राजगीर और पाटलिपुत्रा दोनों ही सामरिक स्थिति में स्थित थे। फिर आर्थिक कारक, मगध में तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे। ये आर्थिक कारकों में है। अपने स्थान के कारण यह आसानी से व्यापार को नियंत्रित कर सकता था। मतलब लोकेशन बढ़िया था इसका। एक बड़ी आबादी थी जिसका उपयोग कृषि, खनन, शहरी के निर्माण और सेना में किया जा सकता था। तो आबादी का उपयोग कृषि में, खनन में, शहरों के निर्माण में और सेना में किया जा सकता था। चूँकि महाजनपद काल के समय से ही दूसरी नगरीकरण की शुरुआत हुई भारत में, तो ये सब जो है महाजनपद का उदय हुआ। 16 महाजनपद का उदय हुआ, तो यहाँ से नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण का शुरुआत हुआ। तो ये सब जो है मगध इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। तो इसका उभरने के ये सब कारण थे, हमने देखा। तो आर्थिक कारक देखे, भौगोलिक कारक देखे। ठीक है, तो आर्थिक कारक में और कुछ पॉइंट्स से देख लेते हैं। लोगों और शासकों का समान समृद्धि। गंगा पर अधिकार का अर्थ आर्थिक आधिपत्य। गंगा उत्तर भारत में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। तो जिसका गंगा पर अधिकार था उसका आर्थिक शक्ति जो है मजबूत होता। तो इसने गंगा पर अधिकार का अर्थ था आर्थिक आधिपत्य। बिंबिसार द्वारा अंग के विलय के साथ चंपा नदी को मगध साम्राज्य में जोड़ा गया था। अभी तो चंपा नदी के बारे में नहीं उतना देखता है, क्योंकि पटना को गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित माना जाता है। तो चंपा नदी
पूर्व में होता होगा। चंपा दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और दक्षिण भारत के साथ व्यापार में महत्वपूर्ण था। तो बिंबिसार क्या किया कि अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। अंग में ब्रह्मदत्त का शासन था, उसको मार दिया था ये, और चंपा नदी को मगध साम्राज्य में जोड़ा था। तो इससे क्या हुआ कि व्यापार में सुविधा मिली। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण हो गए। सांस्कृतिक कारणों में देखिए, मगध साम्राज्य का चरित्र वो परंपरागत था, मतलब कि कस्टम वाइज नहीं था। क्योंकि एक होता है रूढ़िवादी, जो कि परंपरा से चली आ रही हो वही सोच को आदमी जो है, इसमें क्या था, बदलाव का गुण था। ठीक है, वो परंपरागत था। तो मगध साम्राज्य का चरित्र जो है, कैरेक्टर, वो परंपरागत था। इसमें आर्य और गैर आर्य लोगों का अच्छा मिश्रण था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने दर्शन और विचार के संदर्भ में एक क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने उदार परंपराओं को बढ़ाया। चूँकि इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी उदय हो गया था, तो उसका जो दर्शन था, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, उसका विचार लोगों को प्रभावित किया। ठीक है, और एक क्रांति का उत्पत्ति हुआ। और उन्हें कैसा क्रांति उत्पत्ति हुआ, तो उदार परंपराओं का जन्म हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दर्शन द्वारा। समाज में ब्राह्मणों का इतना अधिक प्रभुत्व नहीं था, और मगध के कई राजा मूल रूप से निम्न थे। तो मगध में जो राजा वगैरह बना, वो मैक्सिमम क्षुद्र ही माने जाते हैं। इतिहासकारों ने ज़्यादातर उसके क्षुद्र ही माना है। जो स्रोत है वो कहते हैं कि मगध राजा जो है क्षुद्र थे। तो मगध के कई राजा देखिए, कह रहे हैं कि कई राजा मूल रूप से निम्न थे। समाज में ब्राह्मणों का इतना अधिक प्रभुत्व नहीं था उस समय। अब राजनीतिक कारकों में देखते हैं, मगध भाग्यशाली था कि उसके पास कई शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। उसके पास बहुत मजबूत अस्थायी सेनाएं थी। जानते हैं कि बिंबिसार के पास प्रथम बार अस्थायी सेना, विशाल अस्थायी सेना थी। लोहे की उपलब्धता ने उन्हें उन्नत हथियार विकसित करने में सक्षम बनाया। वे सेना में हाथियों का उपयोग करने वाले पहले राजा भी थे। मतलब मगध राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। प्रमुख राजाओं ने भी एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करी। ठीक है, तो प्रमुख राजा ने एक अच्छी प्रशासन व्यवस्था, मगध प्रशासन अच्छा था। तो ये सब जो है कारक हो गए, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक। ठीक है, ये सब मगध के उदय के कारक थे। अब हम देखेंगे कि जो इन पर राजाओं और वंशों ने शासन किया उसकी विशेषता देखिए। मगध उन 16 महाजनपदों में, मतलब टोटल जो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र वगैरह में जो 16 महाजनपदों का वर्णन है, तो उसमें से मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। मगध महाजनपद के प्रारंभिक संस्थापक वसु के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ को माना जाता है। मगध के उदय होने के कारण निम्नलिखित कारण था। तो देख रहे हैं, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और एक क्या था, सांस्कृतिक। तो 4 कारण हमने पढ़ा था। मगध महाजनपद पर वंशों का क्रम इस प्रकार था: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, अंतिम में क्या हुआ, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो था, नंद वंश को हराने के बाद मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो ये कहा जा सकता है कि चौथा जो राजवंश था, मौर्य राजवंश, मगध पर शासन किया। ठीक है, तो मगध साम्राज्य को मेनली रूप से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश बढ़ाया, विस्तार किया। हर्यक वंश देखिए, हर्यक वंश मगध का प्रथम पितृहीनता, जो अपने पिता की हत्या कर राजा बना हो, वंश के रूप में प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि हर्यक वंश जो है उसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसमें जो है क्या करते थे, अपने पिता की हत्या करके राजा बनने का परंपरा चला था, जिसलिए इसे पितृहीनता वंश भी हर्यक वंश को कहा जाता है। तो हर्यक वंश मगध का प्रथम वंश था। बिंबिसार, चलिए बिंबिसार को देखिए,
लगभग 544 ईसा पूर्व बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना की और इसने राजगृह नामक शहर को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह मतलब राजगीर। यह पहला शासक था भारतीय इतिहास में जिसने वैवाहिक परंपरा को साम्राज्य विस्तार का अंग बनाया, अर्थात युद्ध करके जीतने की तुलना में विवाह करके जितना ही आसान समझा। और उन्होंने 3 राजकुमारियों से विवाह किया, जिसके कारण इनका साम्राज्य और प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। तो ये जो बिंबिसार थे, सोचा कि युद्ध ये क्या करेंगे, हम जो है शादी करके जो है अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं। तो इसके साम्राज्य विस्तार विधि निधि में वैवाहिक परंपरा को प्रमुख माना जाता है और इसे मज़ा भी आया। अब 3-3 किसी को पत्नियां हो जाएगी तो मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि राजा है तो सबको संभाल ही ले लगा। और पुराने ज़माने के लोग तो काफ़ी ताकतवर होते थे, तो इसको 3 राजकुमारियाँ से शादी किया। ठीक है, अब देखिए कौन कौन 3 राजकुमारी है। 3 राजकुमारियों में बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, तो प्रसेनजीत की बहन जो महाकोशला थी उससे इसका शादी हुआ बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु क्या किया, प्रसेनजीत की बेटी से शादी किया था, क्योंकि इसका तो अच्छा संबंध रहा प्रसेनजीत से, बिंबिसार और प्रसेनजीत का। तो इसका महाकोशला से शादी हुआ। फिर वैशाली के चेटक की पुत्री चल्लना, तो वैशाली के चेटक की पुत्री कौन थी, चल्लना। अच्छा, वैशाली के चेटक की जो पुत्री थी एक और थी, वो थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी, तो वो महावीर की माँ थी। ठीक है, तो ये देख लिए कि वैशाली के चेटक पुत्री चल्लना से भी शादी हुआ। फिर मध्य देश जिसे आधुनिक पंजाब बोलते हैं की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। ठीक है, तो 3 राजकुमारियों से इसने शादी किया। इसने अंगराज के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज में मिला लिया। मतलब अंग महाजनपद को अपने राज में बिंबिसार ने मिला लिया। बिंबिसार देखो काफ़ी जो है मतलब बुद्ध के प्रशंसक थे। ठीक है, वो बुद्ध के समकालीन भी थे, महावीर के भी समकालीन थे, महावीर का भी प्रशंसक था, लेकिन ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। मगध नरेश बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया। ठीक है, जो मगध नरेश बिंबिसार है उसको जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया। बिंबिसार के राज दरबार में एक राजवैद्य जीवक रहता था। इसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। फिर अवंती के राजा चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने अपनी राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। पहले जो अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे, तो मगध और अवंती के राजा चंड प्रद्योत में दोनों में प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन बाद में दोस्त बन गए। तो जब अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पांडु रोग अर्थात पीलिया रोग हुआ, पीलिया रोग भी कहीं कहीं मिलता है तो घबराएंगे नहीं, तो उस समय जो है अपने राजवैद्य जीवक को उसकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, पितृहीनता वंश। अब इस अजातशत्रु का भी मार देता है इसका बेटा उदयन। तो देखिए अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 492 ईस्वी पूर्व में मगध शासक बन गया, इसलिए इसे पितृहंता शासक भी कहा गया। इसका उपनाम कुनिक था। तो बिंबिसार का जैन साहित्य में नाम क्या था, श्रेणिक। इसका उपनाम क्या है, कुनिक। अजातशत्रु एक आक्रामक राजा था। ठीक है, जिसने आक्रमण करके वैशाली और काशी को मगध का अंग बना लिया। तो बिंबिसार क्या किया कि अंग को अपना मगध में जो है मिला लिया। उसी तरह से जो है अजातशत्रु वैशाली और काशी को मगध में मिला लिया। फिर है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल के दौर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु द्वारा।
अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध महाशिला कंटक और रथमसूल नामक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। वर्षकार अजातशत्रु का एक सुयोग्य मंत्री था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय हासिल किया था। कौशल कौशल के राजा प्रसेनजित को अजातशत्रु ने युद्ध में पराजित करके काशी को मगध में मिलाया और उसकी पुत्री बचिरा से ब्याह किया। अजातशत्रु के शासनकाल के अंतिम दौर में उसके पुत्र उदयन या उदयन इसकी हत्या करके स्वयं मगध का शासक बन गया। उदयन देखिए, उदयन अपने पितृ अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। गार्गी संहिता, जिसके लेखक कात्यायन है, वायु पुराण के अनुसार उदयन ने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक शहर बसाया और उसका नाम पाटलिपुत्रा रखा। इसी पाटलिपुत्रा को वो अपनी राजधानी भी बनाया। उदयन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा। अब शिशुनाग वंश के बारे में देखिए। शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग के बारे में देखते हैं। तो शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अमात्य पहले ये थे शिशुनाग। और क्या किया, 512 ईस्वी में यह अपने राजा नागदशक को मार दिया और उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करी। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग को डर था, चूँकि उदयन पाटलिपुत्रा राजधानी किया था तो वहाँ पर मगध जो हर्यक वंश के शासक थे उदयन, तो वहाँ उसका पकड़ था, हो सकता है वहाँ विद्रोह होता। इसलिए इसने क्या किया कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर उसने वैशाली कर दिया शिशुनाग ने। शिशुनाग अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। कालाशोक, जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा लाया। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई। तो क्या किया ये कालाशोक, ये राजधानी पुनः जो है पाटलिपुत्रा ले गया और उसी समय दूसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। फिर नंद वंश। अब नंद वंश का शासन तो महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे, जो एक शूद्र शासक थे। तो मैंने बताया था कि मगध साम्राज्य पर जो राजा हुए अधिकतर शूद्र ही थे, क्योंकि इस पर जो है ब्राह्मणों का प्रभुत्व कम था, नहीं था। तो महापद्म नंद जो है नंद वंश का संस्थापक थे, जो एक शूद्र शासक थे, जिसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पुराणों में देखिए क्या कहा गया। महापद्म नंद को पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया, अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला, तथा परशुराम का अवतार कहा गया है। ठीक है। नंद वंश में कुल 10 शासक हुए। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। तो घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीक लेखक ने घनानंद को अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हुए थे, कवर हो गया। एक पॉइंट और बता देता हूँ। शिशुनाग जो कालाशोक जो था, शिशुनाग जो था, इसका उपनाम था शिशुनाग नहीं, वो कालाशोक का उपनाम जो था काकाबर्न भी था। तो इस तरह से जो है हम मगध साम्राज्य को पढ़ लिए। ठीक है। आगे हम मगध साम्राज्य में ही कोट करेंगे, आगे लाएंगे इसकी अगली वीडियो। सिकंदर का जो भारत अभियान था, उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।